नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। तमिलनाडु हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में तमिल भाषा की अनिवार्यता को बरकरार रखा है और एक ही याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि उसने सीबीएसई से पढ़ाई की है और तमिल भाषा नहीं सीख पाया, जिसी के कारण उसे बिजली विभाग की नौकरी से निकाल दिया गया। और ऐसी एक ही नौकरी नहीं, कई ऐसी सरकारी नौकरियों जिनमें तमाम लोगों को, तमाम कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस पर हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए तमिल भाषा आना जरूरी होगा, अनिवार्य रहेगा। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर जी। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है खास चर्चा में। हम हमेशा कोई ना कोई इस तरह का टॉपिक लेते हैं जो जनता से जुड़ा हुआ होता है और एक बार फिर से इस तरह का हम विषय लेके आपके सामने आए हैं और जनता के सामने आए हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरह का ये जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है, हालांकि इस खबर को काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन लगातार जो इसका विरोध है, जो इसकी आलोचना है, तमाम जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज से परेशान भी होते दिख रहे हैं, या फिर कोई जो न्यू एम्प्लॉयज हैं जो जॉब के लिए जा रहे हैं तमिलनाडु में, उनको भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि ये अनिवार्य होगा कि आपको तमिल आनी चाहिए। जो ये ट्राई लैंग्वेज वॉर है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा इश्यू है जो आज कोई नया नहीं है। ये बड़ा पुराना इश्यू है, 100 साल से पुरानी जो है ये बात चल रही है, तमिल भाषा की बात है। और ये 1937 में अन्ना के जो है वो सहयोग में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था, जिसमें बहुत से धरना प्रदर्शन हुए और उन सब में ये कहा गया कि हिंदी की जो अनिवार्यता, आप जो हिंदी को अनिवार्य विषय में रख रहे हैं, वो उनको स्वीकार नहीं है, क्योंकि उससे उनकी जो तमिल भाषा है वो पीछे हो जाएगी। और उन्होंने मेजर इसमें जो है तमिल अस्मिता को एक बड़ा क्वेश्चन बनाया। तो 1937 से लेकर के तमिल भाषा को लेकर के जो विवाद चल रहा है, तब से चल भी रहा है। ये विवाद कुछ नया नहीं है, मैंने पहले ही बताया। जब देश आजाद हुआ 1950 के अंदर के बाद ये कहा गया कि जो 1960 के बाद में हिंदी जो है वो आधिकारिक भाषा के रूप में रहेगी और इंग्लिश जो है अगले 15 साल के लिए जो है वो एक सहयोगी भाषा के रूप में रहेगी। और 1965 के बाद ये देखा जाएगा कि सहयोगी भाषा जो है उसको हटाया जा सकता है और हिंदी को एक भाषा के रूप में किया जा सकता है प्रदेशों में, सभी जगहों पर। तो इस तरह की एक जो है उन्होंने नीति बनाई। लेकिन ये एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था जो अन्ना दुरई ने जो है 1937 से लेकर के 40 तक आंदोलन किया। उसके बाद में जो है ये एक ऐसा भाषाई आंदोलन बन गया कि इसके बाद में इन लोगों ने 1965 के बाद में भी अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के रूप में आगे तक ले जाने के लिए एक आंदोलन किया। इस आंदोलन को इतना बड़ा किया कि काफी लोग इसमें मारे भी गए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक इंटरवेंशन के बाद 1965 में जो इंग्लिश को सहयोगी भाषा के रूप में और हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में उनको जो एक था उसको ड्रॉप किया। तब से जो तमिल है, तमिल तो एक थोड़ी सी और बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन कोई सिंपल आंदोलन नहीं था। इसके अंदर उनकी राजनीति की छुपी हुई थी, क्योंकि जो लोग इसकी अगुवाई कर रहे थे इस आंदोलन की, 1965 के बाद में उन लोगों ने सत्ता पर भी पूर्ण रूप से इस तमिल भाषा को लेकर के अपना अधिकार किया। और बड़ी पुरानी पार्टी थी कांग्रेस, उसको भी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। 1965 के बाद में अन्ना दुरई जी ने इस आंदोलन को जो है बहुत बेहतर किया और डीएमके, एडीएमके दोनों ही पार्टियां जो तमिलनाडु में इस वक्त को स्ट्रॉन्ग पार्टी कही जाती है, दोनों ने ही तमिल अस्मिता के सवाल को लेकर के बहुत लोगों को एग्रेसिव किया और बहुत ही आंदोलन सरकार और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में लगातार चलता रहा। तो आपने जो बात कही कि कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन इससे पहले मैं और बात और चाहूंगा कि तमिल ने ये कोर्ट के डिसीजन से पहले भी बहुत सी चीजें ऐसी होती है। जब 1986 में जब राजीव गांधी जी ने नवोदय विद्यालय की स्थापना की, नवोदय विद्यालय जो है वो दलित, शोषित और इस तरह के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय थे, जिसमें इन शोषित बच्चों को आगे लाया जा सके और इन्हें बहुत एक अच्छी स्थिति थी। तमिलनाडु में वही वापस में तमिल अस्मिता को सवाल किया, उसने ये कहा राजीव गांधी ने कि वहां पर हिंदी जो है फर्स्ट लैंग्वेज होगी और इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज होगी। लेकिन वहां पर फिर इन्होंने जो है विरोध किया कि हमारी तमिल जो है हमारी मातृभाषा रहेगी
हम्म। यहाँ हम लोग डबल लैंग्वेज फार्मूले को ही इजाजत देंगे, हिंदी को हम लोग जो है accept नहीं करेंगे। और सर और सबसे आपको बड़ी बहुत मुश्किल होगा। सर सबसे बड़ी बात बोलिए। ये है कि जो ये हाई कोर्ट का फैसला आया, उस फैसला आने के बाद भी एक जो केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका भी एक बयान में पढ़ रही थी, उन्होंने कहा है कि अगर 2400 करोड़ रुपए की धनराशि तब तक जो फंड स्टेट को दिया जाना चाहिए वो तभी मिलेगा जब जिस तरह से जो ये ट्रायल लैंग्वेज फॉर्मूला है ये स्वीकार करेगी तमिलनाडु सरकार। मैं वही बात आपसे कर रहा था, 1956 की बात की, जब राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालयों को दिया, तामिल ने इस नवोदय विद्यालयों को भी एक्सेप्ट नहीं किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पूरे देश प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेशों में नवोदय विद्यालय हैं, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। तो जो केंद्र राज्य के कंसंट्रेशन है ये तमिल भाषा को लेकर के आज से नहीं है, पुराना है। उसके बाद में 2014 में एक इस तरह का जो है वो आया कि सभी प्राइवेट और सरकारी जो अपने कार्यालय है वहां पर जो हिंदी को अनिवार्यता किया जाए और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में रहे। इसके लिए भी बहुत बड़ा विरोध हुआ। आप तो समझिए कि तमिल भाषा का अस्तित्व है, इसको बचाने के लिए पार्टियां आपस में इस तरह से अपना गठबंधन तैयार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। और अभी जैसे मैंने कहा कि ये एक इलेक्शन कैंपेन भी हो सकता है, क्योंकि जो सबसे पहले करुणानिधि जी ने जो है वो तमिल के विरोध को लेकर के बहुत सालों तक जो है वो अपना राज किया। अब उनके बेटे जो है वो स्टालिन कर रहे हैं, और स्टालिन के लिए भी जो है वो कई सालों से एक एंटी टेंडेंसी भी है। और अभी तमिल का जो विरोध जो है वो आम हिंदुस्तान ने जैसे अपने पास धर्मेंद्र प्रधान ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि सब जो है वो आपको हिंदी ही थर्ड लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि आपकी भाषा तो आप पढ़ा रहे हो, तमिल इज ओके, इंग्लिश सपोर्टिव लैंग्वेज ओके, लेकिन इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज में आपके यहाँ तमिल में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे उनका और बहुमुखी विकास हो। सर फिर इससे एक और चीज भी सर सामने निकल के आती कि अगर तमिलनाडु जैसे और भी अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं और भी राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो जो क्षेत्रीय भाषाएं उनको अगर अनिवार्य करने की मांग भी उठ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या इससे जो बाहरी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी एक तरह से जो अपॉर्चुनिटीज है वो लिमिटेशन हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, वो सीमित रह जाएंगी। ये भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। बिल्कुल आपने ठीक है, लेकिन मैं आगे बताना चाह रहा था कि आज तमिलनाडु के केंद्रीय विद्यालयों में है ना, सीबीएसई में, आईसीएसई में, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। और 50% जो केंद्रीय विद्यालयों के जो स्टूडेंट है वो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तमिल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज हिंदी भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सरकारी विद्यालय है वहां पर उन्होंने डबल भाषा का जो फार्मूला लागू कर रखा है। आप ये देखिए कि आप जो जितने भी तमिलनाडु में मंत्री हैं, प्राइवेट स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन है, वहां पर हिंदी और इंग्लिश चल रही है, लेकिन जब वो सरकारी की बात करते हैं तो डबल लैंग्वेज फार्मूले पे बात करते हैं। तो ये समझ नहीं आता कि ये मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि एडीएमके और डीएमके दोनों ही पार्टियों ने अपने वर्कर्स को एक्टिवेट करने के लिए, अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए इस भाषा की लड़ाई में ऑलवेज अग्रणी रहे हैं। एक दूसरे को दिखाते रहे कि तमिल अस्मिता के लिए हम लड़ रहे हैं या तमिल अस्मिता के लिए हम लड़ रहे हैं। और इससे जो आपने कहा नुकसान वाली बात है, अच्छा ये बहुत सही बात है। जिससे अभी ये जो कोर्ट का डिसीजन था, इंजीनियर थे और ये जो है वो अपने फादर के साथ जो फादर सेंट्रल सर्विसेज में थे, लगातार ट्रांसफर होती रही हुई थी। तमिलनाडु के होते हुए भी उन्होंने सारी भाषा का ज्ञान किया, लेकिन तमिलनाडु नहीं है, तमिल नहीं है। तो जब तमिल में जो है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में जॉब निकली, इन्होंने अप्लाई किया और इनको जो है बाद में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लिया है। क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन था कि कोई आदमी अगर तमिल नहीं जानता है तो क्या वो जॉब के एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन इतना बड़ा उन्होंने एक बना दिया है तमिल की भाषा को लेकर के, इससे फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। हर्षदा, आप ही मान के चलिए कि तो आप जो भी तमिलनाडु से बाहर निकले उन लोगों ने व्हाइट कॉलर जॉब की, ब्लू कॉलर जॉब की, अपने आप को डेवलप किया, लैंग्वेज को सीखा, इंग्लिश सीखा। कितने लोग ऐसे हैं जो तमिलनाडु से बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको लैंग्वेज कोई बार नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि राजनेता जो है उसके सरकारी स्कूल के बच्चों को वो वंचित रखना चाहते हैं हिंदी को, वो डरते हैं कि अगर हिंदी सीख जाएंगे तमिल के लोग तो वो उनके दिमाग का परिवर्तन हो जाएगा, वो अपनी तमिल भाषा से, अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। 1937 में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें केरला
स्पेशली तमिलनाडु और प्रवणकोर स्टेट थे। जब वो जब मद्रास रेजिडेंसी खत्म हुई, खत्म हुई, आप उसके बाद आप ग्रोथ रेट देखिए। आज की डेट में केरल की लिटरेसी रेट है 96, वेयर एज तमिलनाडु की 92 है। अगर आप जो है वो ये दोनों स्टेट मिल करके जब मद्रास प्रेसिडेंसी बनाते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ को देखिए, उनके लिटरेसी रेट को देखिए। कहीं ना कहीं अगर आप सारी भाषा को की हिंदी एक मातृभाषा है, आप किसी आदमी को, किसी भी बच्चे को रोकते हैं कि वो ऑल ओवर इंडिया सर्विस में किसी भी इंग्लिश और हिंदी के अलावा, इंग्लिश के अलावा उसको नहीं आती है, तो किसी भी हिंदी का। तो ये एक ऐसा विवाद है, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति पार्टी जो है वो सिर्फ अपने वोट बैंक को, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का एक असूल होता है तो सर, अगर ये वोट बैंक के अगर ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, तो देखिए निश्चित तौर पर फिर 1 साल बाद अप्रैल के अंदर चुनाव है तमिलनाडु के अंदर 2026 में, एंटी इनकम्पेंसी का सामना जरूर करना पड़ सकता है फिर। हर्षिता, सबसे बड़ी बात यही उसको सता रही है एंटी इनकम्पेंसी की। ये एक ऐसा फार्मूला था, ये करुणानिधि जी ने चलाया, अन्ना जी ने जो है इसके ऊपर जो है वो लैंग्वेज फार्मूले के ऊपर अपनी पूरी पॉलिटिक्स की। अब समय बदल गया है। अब आपको जो 2026 में अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, उसमें ये फार्मूला चलेगा। तो आज अपनी डिबेट क्यों कर रहे हैं? अगर आज अपने लोग जो है वो 50 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों के साथ पहुंचाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो आंदोलन 65 में चला, जहाँ बहुत से लोग मरे, जब 1937 में चला, आज उस आंदोलन में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी को जो है वो आपने रोकने के लिए ये एक लैंग्वेज फार्मूला चलाने की कोशिश की पिछले कुछ दिनों से, उसमें उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो लोग डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, हर दिन एक नया से नया ला रहे हैं, ताकि उनकी तो आने वाले 2026 के चुनाव है, उसके अंदर जो है उनकी मतदाताओं के लिए जो उनको शामिल अस्मिता का सवाल बना रहे थे, उसकी पकड़ बनी थी। और सर, एक और मैं यहाँ पर पॉइंट रखना चाहती हूँ कि ये मैंने लिख भी रखा है, क्योंकि अगर इस तरह का जो भी हाईकोर्ट का फैसला है, या अगर हम तमिलनाडु की गवर्नमेंट की बात करते हैं, चाहे वो फंड से रिलेटेड हो या फिर जो न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनकी जॉब के लिए हो, तो क्या अगर उन्होंने तमिल भाषा नहीं सीखी हुई, तो क्या उनको वो एक पीरियड ऑफ, एक स्पैन ऑफ टाइम नहीं देना चाहिए कि वो सीख जाएं? अगर ऐसा वो कुछ इस तरह का ट्रायल लैंग्वेज का या फिर इसको सपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेती है, तो क्या, ताकि इससे इस तरह के एम्प्लॉयज को ऐसा लगेगा कि हाँ, हमें वक्त दिया गया है तो हम सीख रहे हैं। हर्षिता, ये बात बिल्कुल ठीक है और कहने में अच्छी लगती है। ऑल्दो जो इस तरह की, तो आप बात है कि ये 3 चांस देते हैं लोग। अगर आप तमिल के अंदर आप नौकरी कर रहे हो, तमिल आपको अगर नहीं आती, आप पढ़िए उसको और 3 चांस के बाद आप रेगुलराइज हो सकते हो। लेकिन ये कंपल्शन क्यों? आज ये तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर जगह से सब जगह पे जो है वो कम्युनिकेशन कैसे माध्यम हो गया, इंग्लिश के अलावा हिंदी हो गई है। आप तमिल फिल्मों को जब हिंदी में डब करते हैं तो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो आपको उस वक्त तो अपनी भाषा की अस्मिता को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपको तो ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा की जगह अगर उसकी डब की जाएगी तो करोड़ों रुपए की आमदनी हो जाएगी। फिर हिंदी से इतना परहेज क्यों? ये सब जो है वो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर। और दूसरे एक चीज मैं आपको 2001 से लेकर के 2014 तक 60% जो है हिंदी का विकास हुआ है तमिलनाडु। मतलब बढ़े हैं लोग। तो मतलब आपने सिर्फ एक राजनीतिक रूप देने के लिए इस तरह के आंदोलन, इस तरह की विरोध करते हैं। अभी आपने जैसे बोला कि जो है वो किसी ने सहायता नहीं की। कभी भी कोई भी नीति अगर अपनी लाता है, तो नीति पे काम करता है, तो उसको पैसा मिलता है, उसको जो है अनुदान मिलता है। अब आज की डेट में अगर आपको याद हो तो दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू नहीं थी, तो केंद्र सरकार के लिए ऑलवेज ये कहते थे कि आयुष्मान, हमें पैसा नहीं मिलता, हमें पैसा नहीं मिलता। तो उन्होंने अगर वो लागू नहीं किया, पैसा नहीं मिला। आज अगर नवोदय विद्यालय नहीं माना, तो आज नवोदय विद्यालय नहीं है। आज अगर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और ये लोग त्रिभाषा पे, जहाँ पर हिंदी को लेकर के गवर्नमेंट ने कहा भी नहीं कि हिंदी आपको जो है सीखनी पड़ेगी। उन्होंने तो ये कहा है कि आप अपने लैंग्वेज के लिए कोई भी तीसरी लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। आप देखिए कितना बड़ा जो है वो गवर्नमेंट लिबरलिटी दे रही है कि आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ाइए, ताकि बच्चों का और सर्वांगीण विकास हो। लेकिन उसमें भी उनको ऐसा लगता है कि हिंदी थोपा जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ में पूरी तरह से हिंदी जो है वो डोमिनेट कर गई है। और ये बात उनको ऐसा भी लगता है कि ब्राह्मण जो है, क्योंकि आप चलिए कि तमिलनाडु में एक फैक्टर और है, तमिलनाडु में जो धर्मांतरण है मैक्सिमम होता है।
मतलब जितने भी बाहर से फंड आते थे, एनजीओ काम करते थे, आप देखेंगे तो तमिलनाडु में मंदिर भी सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में, और धर्मांतरण भी है। लेकिन अगर हिंदी लैंग्वेज का विकास होगा, हिंदी की जो है महाभारत, जब आपको याद होगा कि जब दूरदर्शन पे महाभारत और रामायण में चला करती थी, तो कई फॉलोवर्स बने, लोगों को और हिंदी समझ आई, उन्होंने तमिल में ट्रांसलेट करके दिया। तो आपको जैसे हिंदी जैसे एक सर्वांगीण लैंग्वेज, तो आज तक जो है वो तमिल में जो है वो इस तरह से तमिल अस्मिता की बात करते हैं, तो अगर वो वहां जाएगी तो सब लोगों का विकास होगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने फायदे के लिए रोक रही है इस चीज को। आज के डिबेट में मैंने आपसे पहले की शुरू में कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज की जमीन नीचे से निकल रही है, तो रोज ऐसा फार्मूला ला रहे हैं। कई फार्मूले पहले चल चुके थे, जरूरी नहीं है कि आज की डेट में वो फार्मूले चले, क्योंकि लोग विकसित हो गए हैं। सर ये लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि अगर हिंदी आ गई तो सर एक तरह से सर ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट की या फिर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एनईपी की अगर हम बात करते हैं, तो जो डेस्टिनेशन है वो यही है कि डेवलपमेंट किस तरह से हो, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़े। लेकिन इस तरह के फैसले अगर आते हैं और अगर क्रिटिसिज्म देखा जाता है, विरोध देखा जाता है, अगर जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए, अगर हम एंटी इनकम्बेंसी की हम जिक्र भी कर रहे थे, जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्शन में वोट बैंक बटोरने के लिए, तो ये तो ओवरऑल डेवलपमेंट को रोकने की एक तरह से कोशिश की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट को रोका जा रहा है। कहा कि आपको मद्रास प्रेसिडेंसी टूटने के बाद में केरल की लिटरेसी 96% हो गई, लेकिन तमिल की कंजर्वेटिव की वजह से आज भी जो है वो 82 पे रुके हुए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंदी अगर वहां पर और ज्यादा चलती, लोगों को ट्रिपल लैंग्वेज, आज की ऑफर है कि ट्रिपल लैंग्वेज लोगों का और विकास करेगी, लेकिन आपको भी रोकना चाहते हैं। जरूरी नहीं है हिंदी की बात, लेकिन बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं आप जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। आज फ्रेंच जो है इंग्लिश के बाद में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है फ्रेंच, लेकिन उस फ्रेंच को भी जो है वो आप पढ़ाएंगे तो बच्चों का डेवलपमेंट होगा। आज इंटरनेशनल लेवल पे कितने तमिलियंस जो है, मैंने एक वीडियो में बनाया भी था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तमिलनाडु केरला के बहुत लोग बाहर हैं और देश के नाम प्रतिनिधित्व ऊपर करते हैं। तो क्या हिंदी इतनी बुरी हो गई? तो ये एक ऐसी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अभी हाई कोर्ट का एक नया है, लेकिन कोर्ट में ऑलवेज अर्शता माना जाता है कि एक दिन में कोई फैसला नहीं होता। कोर्ट के ऊपर पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में बहुत सी अथॉरिटीज हैं कि इसके साथ अनजस्टिस सिर्फ इस बात को लेकर के हो रहा है कि उसको ये नहीं आता। तो आने वाले समय में इसका भी कोई ना कोई कोर्ट के द्वारा ही डिसीजन होगा। और हिंदी को लेकर के जितना विरोध है, क्योंकि अगर इलेक्शन के बाद में गवर्नमेंट बदल जाती है तो ये सब चीजें जो है गौण हो जाएंगी। भाषा को लेकर के आज की डेट में पॉइंट भी नहीं है। सिर्फ आप देखिए कि अगर आज की डेट में फोन वगैरह आ गए हैं, आप किसी भाषा में बात कीजिए तो ट्रांसलेट करके आपको फटाफट बताता है। तो आप क्यों रोकना चाहते हैं? एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि तो तमिल के लोग हैं, अब जो भोजपुरी के साथ हुआ, जो मारवाड़ी के साथ हुआ, अगर हम भाषा को छोड़ देंगे तो ये भाषाएं कौन हो जाएंगी? ऐसा नहीं होता आज तक। आज की डेट में तमिल फिल्म, पंजाबी फिल्म, पंजाबी में भी जो है वो पंजाब में हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों ही पढ़ाई जाती है। तो पीछे पिछड़ापन थोड़ी रह जाता है कि अगर वोट बैंक है तो उन्होंने पिछले 100 सालों से बनाया है और इसको आगे भी इसी तरह से बनाना चाहते हैं। ये एक मेजर इश्यू है। ठीक है सर, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पे हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और जिस तरह से आपने अपने पॉइंट्स और अपने जो भी पॉइंटर्स से साझा की वो बहुत खूबसूरती से रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इस फैसले का तमिलनाडु की सरकारी भर्ती प्रक्रिया जो भी है उस पर भी असर पड़ रहा है। साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट है, कुछ लोग इसका साथ भी दे रहे हैं। लेकिन अब अगले साल, अगले अप्रैल 2026 में चुनाव होने हैं। अब कितना जो ये हाईकोर्ट का फैसला है एंटी इनकम्बेंसी की तरफ जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार जब सरकार का, चाहे वो हम केंद्र सरकार की बात करें या फिर हम अलग अलग राज्यों की सरकार की बात करें, तो उनका ओवरऑल जो उनका मोटो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट देना है। लेकिन अगर इस तरह के
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर इस तरह के फैसले देगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। लेकिन आने वाले वक्त में इस पूरे विवाद जो लगातार ये छिड़ा हुआ है, इसको लेकर किस तरह की बयानबाजी होती है, किस तरह के और फैसले कोर्ट्स देते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और इसी के साथ आज खास चर्चा में संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से हम सब हाजिर होंगे इस खास चर्चा में एक नए मुद्दे के साथ।